और एक जो आपका यह बताया गया था 1000 स्टूडेंट के लिए यह ऑफर पहले रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहद मांग आ गई विद्यार्थियों की और इसी वजह से इसको बढ़ाकर हमने 2000 कर दिया है। तो 2000 जो फर्स्ट स्टूडेंट रहने वाले हैं उसके लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो 3500 रुपये कॉम्बो। अगर साइंस का ले रहे हो बाइलैंग्वेल है, कॉमर्स का बाइलैंग्वेल रहेगा, आर्ट्स का कोर्स जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग रहेगा। और उस कोर्स की प्राइस कितनी रखी है अभी ऑफर के अंदर? मात्र 3500 रुपये। तो यह ध्यान रखना है आपको, यह ऑफर जो है वह आज एंड होने वाला है। अगर आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है तो आखिरी दिन है, फिर नहीं कहना कि मैडम हम चूक गए, है ना। वेरी गुड आफ्टरनून हृदय के अनंत गहराइयों से भूपेंद्र, क्या बात है। राजनंदिनी लव यू बच्चा, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का हार्दिक अभिनंदन आज की क्लास में। चलो शुरू करते हैं हम हमारी जो क्लास है उसके चैप्टर को। हमने उत्तर भारत के राजा तो पढ़ लिए, चलो उस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था। दक्षिण भारत का क्षेत्र तमिलकम कहलाता था। क्वेश्चन आता है तमिलकम से क्या समझते हो, तो तमिलकम का मतलब है तमिलनाडु, केरला और आंध्रा के कुछ भाग, उसे तमिलकम। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहां पर आ जाता है, तमिलकम किसे कहा गया? तमिलनाडु, केरला और आंध्रा का जो भाग है उसे तमिलकम कहा गया है। और यहां पर सरदार और सरदारियों का उदय हुआ। क्या है सरदार और सरदारी? देखोगे जानोगे। सरदार का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ी ताकत है, उसके समर्थक है, वह युद्ध करता है और लीडरशिप प्रदान करता है। अगर कोई झगड़ा हो जाए तो मध्यस्थता देता है, शांति है तो यज्ञ हवन अनुष्ठान वगैरह करता है। लेकिन राजा और सरदार में क्या अंतर है? यस, राजा और सरदार में अंतर है। अगर क्वेश्चन आता है सरदार और राजा में क्या अंतर है, तो ध्यान रखोगे सरदार जो है वह टैक्स नहीं लेता, जबकि राजा अपनी जनता से टैक्स लेता है। सरदार स्थायी सेना नहीं रखता, जबकि राजा के पास एक स्थायी सेना होती है। ये बहुत बड़ा अंतर। यस, चोल चेर पांड्या, राजनंदिनी बिल्कुल ठीक है, जिनके द्वारा बहुत लंबी दूरी तक व्यापार किया। देखो सरदार मतलब राजा का छोटा रूप है, यह ध्यान रखोगे। लेकिन जब इन्होंने लंबी दूरी तक व्यापार किया तब इन्होंने खूब पैसा कमाया और खूब जो है बड़े बड़े राजाओं के रूप में विकसित हुए, खूब बड़े बड़े मंदिर बनवाए। हमें इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखोगे संगम साहित्य जो तमिल भाषा में है, तमिल संगम साहित्य। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको ध्यान रखना चोल चेर पांड्या जो साउथ के ये स्टेट्स हुए, तो यहाँ पर इनके बारे में हमें संगम साहित्य से जानकारी मिलती है, जो तमिल भाषा में लिखे गए हैं संगम साहित्य। और यह बहुत ही शानदार हमें जो है इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यह आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। सातवाहन, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं हम, तो यहाँ पर सातवाहन जो है शासक गद्दी पर बैठे। कुषाण के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सातवाहनों के बारे में पढ़ेंगे, शक शासकों के बारे में पढ़ेंगे। देखो पश्चिम उत्तर भारत में शक है, बस उत्तर की तरफ कुषाण है, और यह सातवाहन कहाँ पर है? मध्य भारत में है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र में, और आंध्र प्रदेश, आंध्र जाति, आंध्र वृत्ति इन्हें कहा गया। सातवाहन का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी। यह सातवाहन का टाइम जो है 100% ध्यान रखना है। वन शॉट वीडियो कब आएगा? वन शॉट वीडियो बिल्कुल मंडे को आने वाला है आपका, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सेकंड चैप्टर के लाने वाली हूँ। चलें आगे। सरदार और सरदारी क्या है मैंने अच्छे से बता दिया। एक व्यक्ति जो शक्तिशाली है, जो लीडरशिप प्रदान करता है, वंशानुगत हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 चीज ध्यान रखोगे। एक तो वो कर नहीं वसूल करेगा, कर नहीं वसूलता, वसूल करता है, वसूलता। और दूसरा उसके पास स्थायी सेना नहीं है, स्थायी सेना नहीं रखता है। यह राजा से अंतर है। यह दोनों सरदार का अगर पूछ ले राजा से क्या अंतर है सरदार में, तो आपका आंसर क्या होगा? सरदार के पास कर वसूल करने की ताकत नहीं है और स्थायी सेना नहीं। यह 2 चीज है जो उसे अलग करती है। अब बात करते हैं कुषाण शासकों के बारे में, जो मध्य एशिया से आई यूची जाती थी। कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी करे। ठीक है, कुषाण शासकों के राजधर्म क्या था? भाई बाहर से आए, अब वो राजा बन गए, अब जनता को बताना है कि हम राजा हैं, उनको मनवाना है कि हम राजा हैं। तो इन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर दी। इन्होंने सिक्कों पर एक तरफ भगवान और एक तरफ खुद आ गए। तो इस प्रकार अपने राजधर्म को प्रूव किया। क्वेश्चन आता है कुषाण शासकों ने अपने राजधर्म को किस तरीके से बहुत अच्छे से प्रूव किया? तो नंबर 1, बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है कुषाण शासकों के द्वारा स्थापित की गई। कहां पर की गई? तो एक तो आपको ध्यान रखना है मथुरा के पास माट नामक स्थान पर, मथुरा है उसके पास माट नामक स्थान पर, और दूसरी अफगानिस्तान में बहुत बड़ी जो है इन्होंने मूर्तियां स्थापित करी। आज भी हमें मूर्तियां प्राप्त होती है। तो सबसे पहला उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली कैसे प्रूव किया? मूर्तियों के द्वारा, मूर्तियों द्वारा। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे? सिक्के चलाए, सिक्के।
सिक्कों में एक तरफ खुद आ गए और एक तरफ क्या आ गया, देवता। एक तरफ तो खुद कुषाण शासक है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ईश्वर है। यानी ईश्वर के समान अपने आप को देवतुल्य बताना चाहते थे। और इनके बारे में पता हमें कहां से चलता है, एकदम बढ़िया राजधर्म को आप मूर्तियों से जान पाओगे। विशालकाय मूर्ति यानी स्पेशल। हमने पढ़ा ना हड़प्पा सभ्यता में धर्म की जानकारी कैसे मिलती है। अगर कोई ऐसी अपरिचित वस्तु मिले जैसे मृण मूर्ति जो आभूषणों से लदी हुई थी, तो हमने उसे भगवान माना था ना। तो ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को ईश्वर के समान लाने के लिए यह प्रयास किए गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि बताओ ईश्वर से लाने के लिए क्या प्रयास जो है किए गए थे। और दूसरी चीज क्या बता रही हूं, और तीसरी चीज यह ध्यान रखना, इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी। देवपुत्र, अभी बताऊंगी, सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया कि देवपुत्र की उपाधि, भगवान के पुत्र की उपाधि किसने धारण करी, कुषाण शासकों के द्वारा। कहां से आए, मध्य एशिया की यूची जाति की शाखा थी और वहीं से ये आए थे और इन्होंने उपाधि जो है यह धारण करी। यह उपाधि कहां से आई, तो ये चीन से आए हुए, मध्य एशिया यानी चाइना। और चाइना में शासक खुद को स्वर्ग पुत्र कहते थे, उसी की कॉपी इन्होंने किया। तो यह ध्यान रखना है कि कहां से सीखी ये चीज, यह चाइना से सीखी। देखो ये इतनी बड़ी मूर्ति कटी हुई है, लेकिन देखो इनके शूज देखो कितने बड़े बड़े से, इनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र देखो, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, और ये इनके सिक्के हैं जो इनकी कहानी बयां करते हैं। अब बात करते हैं गुप्त शासकों की। अब आते हैं गुप्त शासकों के बारे में। गुप्त शासकों के बारे में हमें जानकारी, खूब सारे सिक्के हैं, साहित्य हैं, बहुत सारे, स्वर्ण काल है यह हमारे इतिहास का। खूब किताबें इस समय आपको मिलेगी, खूब सारे सिक्के, सोने के भव्य सिक्के। क्या खास बात है इनकी, खास बात क्या है, इनके सिक्कों की खास बात यह है कि सोने के भव्य सिक्के जो हैं वह इनके द्वारा चलाए गए। इनके समय में बहुत सारी प्रशस्तियां लिखी गई, प्रशंसा को लेकर प्रशस्तियां लिख दी, जीत हासिल करी उसके बारे में लिखा। तो हमें वह भी इनके बारे में जानकारी का सोर्स है। क्वेश्चन आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, बहुत अच्छे से जो है आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति क्या है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 1, यहाँ पे काफी क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। किसने लिखी, हरिशेन के द्वारा लिखी गई। एक तो यह ध्यान रखोगे, यह क्या कहलाती है, नंबर 1, यह इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहलाती है। इलाहाबाद स्तंभ लेख भी इसे कहा जाता है, स्तंभ लेख। दूसरा, यह जो है हरिशेन के द्वारा लिखी गई। अब क्वेश्चन आ जाता है हरिशेन कौन था, तो हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे। और यह कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा मत लिख देना। अब संस्कृत भाषा, गुप्त काल संस्कृत काल है, ध्यान रखना। गुप्त काल में संस्कृत बहुत चरमोत्कर्ष पर थी। अशोक के काल में आपको प्राकृत भाषा का ध्यान में रखना है, लेकिन संस्कृत गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। बहुत जबरदस्त संस्कृत में सब कुछ लिखा गया। तो संस्कृत में लिखी गई है। समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली राजा है जिसे कुबेर और यम के समान बताया है। तो यहां पर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो गुप्त काल, इतना जबरदस्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में क्या बताया, उसके जैसा कोई भी नहीं, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है जो उसके सामने ठहर सके। उसे यम के समान, कुबेर के समान, इंद्र के समान, यानी एकदम धन देने वाला, शक्तिवर्धक समुद्रगुप्त को इंद्र सबसे शक्तिशाली राजा बताया और उसके बराबर कह दिया, परमात्मा बता दिया। कोमल हृदय और को भक्ति और विनय से वश में किया जा सकता है, इस प्रकार से उनके लिए बात बताई गई। अब बात करते हैं जनता के बारे में हमें क्या पता चलता है। हमने पढ़ लिया मौर्य पीरियड के बारे में, सिक्कों से पता चला, चित्रों से पता चला, अभिलेखों से पता चला, गुप्त काल में बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन जनता कैसी थी, जनता और राजा के रिलेशन कैसे थे, यहाँ पे सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखना, यहाँ पे सीयूईटी में पूछा गया कि जनता के बारे में क्या अभिलेख से पता चलता है, नहीं पता चलता। देखो पहली लाइन यहाँ पर दी गई, राजा से बारे में पता चलता है लेकिन प्रजा के विचार के बारे में पता नहीं चलता। बस ये इतनी सी लाइन ही सीयूईटी में पूछ ली गई कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, है ना। तो फिर हमें पता कैसे चलता है, भाई अभिलेख तो राजा लिखा रहा है। अब मान लो मैं मेरी कुछ जीत की खुशियां बता रही हूं, तो मैं यह थोड़ी बताऊंगी कि मैंने क्या गलत काम किए। तो जनता से खूब टैक्स राजा ले रहा है, लेकिन राजा थोड़ी लिखवाएगा कि जनता दुखी है। तो हमें जनता के बारे में भाई पता ही नहीं चलता। फिर कहां से पता चलेगा। कुछ किस्से थे जो ऑरली चलते रहते थे, कहानियां होती है ना, जैसे हम बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं वीरता की, और वो सत्य कहानियां होती है, लेकिन वह कहानी के रूप में प्रचलित थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंदर, क्या बता रही हूं अच्छे से ध्यान रखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी, शस्त्राब्दी यानी पहले जो एक साल, जो 1000 साल है, 1000 ईस्वी तक, यानी कहां से, 1 से लेकर 1000 ईस्वी तक। इस समय कुछ कहानियां जो थी उसे जातक कथाओं में डाला गया, है ना।
और पाली भाषा में लिखी गई, क्योंकि जातक तो पाली बौद्ध ग्रंथ है ना, तो पंचतंत्र है, जातक कथाएं हैं, उसमें कुछ किस्से लिखे गए। और अब इन मौखिक कहानियों को हमने रिटर्न में कर लिया, इससे हमें जनता के बारे में पता चलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ मौखिक कहानियां किस्से चल रहे थे, उसको रिटर्न में किया गया। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी यानी 1000 साल तक शुरुआती दौर में इसको लिखा गया। यह पाली भाषा में है, पुराण भी यही टाइम है, ध्यान रखना पुराणों का भी समय यही है। इस समय ये लिखा गया। एक गणतेंदु जातक है, इसी जातक, बहुत सारे जातक हैं, गणतेंदु जातक उठाते हैं, उसमें पता चलता है सारी की सारी जनता राजा से दुखी थी। जबकि अभिलेखों में तो आप पढ़ोगे तो राजा बहुत महान है, लेकिन आपको नहीं पता कि जनता क्या कह रही है राजा के बारे में। तो हम जातक कथाओं से जनता के बारे में जानेंगे। उसमें स्पष्ट किया गया है राजा कैसा, बहुत खराब, निर्दयी, कठोर, जो बहुत टैक्स वसूल करता है। रात को लुटेरे आते और हमें लूट लेते। जनता इतनी दुखी थी, काम छोड़कर चली जाती थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया सीयूटी में, जनता क्या करती थी? क्या जनता विद्रोह करती थी? नहीं, इतनी ताकत नहीं है जनता में। जनता गांव छोड़कर चली जाती, क्योंकि खूब खाली एरिया पड़ा था। जंगल चले जाओ, जंगल में आपसे कौन टैक्स लेगा? कोई टैक्स नहीं लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सीयूटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ क्या पता चलता है जनता के बारे में। क्या किया? ऑप्शन आ गए, ऑप्शन उल्टे सीधे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको ध्यान रखना है जनता ने विद्रोह नहीं किया है, जनता छोड़कर चली गई। जैसे आपको कोई डांट रहा है, आपने वापस उसको आंसर नहीं दिया, आप वहां से उठकर चले गए। तो इसी प्रकार जनता गांवों को छोड़कर जंगल में चली जाती। यस दिव्या, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से राजा और प्रजा के बीच में हमें पता चलता है। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, उपज बढ़ाने के तरीके। हमने शुरुआती दौर में यही कहा कि राजा विकसित हुआ, राजा रजवाड़े विकसित हुए, उनके बड़े बड़े साम्राज्य विकसित हुए। कैसे हुए भाई? क्योंकि लोहा आया, यही तो पढ़ा आपने, लोहा आया और लोहा से उपज को संगठित करने के तरीके बढ़े। पहले खेती बाड़ी बहुत हल्की तरीके से, लेकिन अब लोहा का हाल हमारे पास, हल का फाल है, तो बहुत गहरी जुताई होगी, मिट्टी के पौष्टिक तत्व प्राप्त होंगे और बहुत बढ़िया उपज होने लगी। कहाँ की बात करें? हम गंगा के आसपास की ही बात कर रहे हैं। वहीं पर जो है नया टाइम पीरियड 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू होता है, तो वहीं पर घाटी के अंदर ही हम क्या देखते हैं? लोहे का फाल आ गया और इसी वजह से खूब जबरदस्त जो है खेती बाड़ी शुरू होती है। दूसरा एक तरीका बताया है आपको, धान की रोपाई। रोपाई क्या होती है? पहले बीज को हमने अंकुरित कर दिया, फिर पानी से भरे खेत में लगाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा अच्छा हमें बेनिफिट होता है, खूब ज्यादा फसल जो है प्राप्त होती है। लेकिन बहुत मेहनत होती है, एक एक बीज अंकुरित करो फिर पानी में डालो। और यह भी ध्यान रखना, दो चीज चाहिए, क्या? मेहनत प्लस पानी। दो चीज हमें चाहिए, मेहनत प्लस पानी। जैसे आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, नींद को त्यागो और एकदम अच्छे से पढ़ना शुरू करो। देखो, मेहनत करने में किसी को मजा नहीं आता, मेहनत बहुत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार आता है, उस दिन बड़ा मजा आता है। बच्चों के मैसेज आते हैं, मैडम मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। आप खुद देखते हो, है ना, तो कितना अच्छा लगता है। आप सभी लिखते हो, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, है ना। तो वह बहुत अच्छा दिन लगता है, लेकिन उसके पीछे उसका संघर्ष देखो, उसने खूब मेहनत करी है बच्चे ने, तब आज वहां पहुंचा है। बहुत शानदार सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाता है, उत्कर्ष बहुत शानदार सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता है। तो आप भी अब मेहनत को त्यागो और अपने आप को कष्ट दोगे, तभी तो सफल हो पाओगे। बिना कष्ट के देखो, जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है कितने हथौड़े से मारता है ना। अगर मार खाओगे नहीं तो तराशोगे कैसे? देखो, दो पत्थर थे, एक ने कह दिया अरे मुझे मत मारो, मूर्तिकार बना रहा था, उसने कहा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया। लेकिन दूसरा पत्थर, उसने कहा कि हाँ छो, दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे तराशना है, और उसने, मूर्तिकार ने उसको बहुत अच्छे से तराश कर शानदार मूर्ति बना दी। ठीक है, मूर्ति तैयार हो गई। अब खरीदार आता है, खरीदार उसको लेने के लिए आ रहा है। खरीदार उसको बहुत सुंदर मूर्ति की कीमत देकर जा रहा था। उसने कहा ये पत्थर पड़ा, ये क्या काम का है, मुझे यह भी दे दो, ताकि कोई प्रसाद चढ़ाने आएगा तो नारियल इस पर फोड़ेगा। दोनों पत्थर चले गए। देखो, मूर्ति हंस रही है, उस पर सब फूल चढ़ा रहे, उसकी पूजा कर रहे। वो पत्थर जो पहले नहीं मार खाया, वो रोज मार खा रहा है, उस पर रोज नारियल फूट रहे, है ना। तो आपको रोज अभी मेहनत कर लेनी है, ताकि अपनी पूरी लाइफ एकदम शानदार तरीके से जियोगे। अभी मेहनत नहीं करी, अभी नींद ली, अभी बढ़िया बर्थडे पार्टी मनाई फ्रेंड की, रोज आज इसकी बर्थडे, रोज हम मोबाइल चला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खूब अच्छे से इस जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा, पूरी लाइफ आपके ऊपर क्या होगा? नारियल फूटेगा। तो इसीलिए अभी अच्छे से मेहनत करनी है ना। चलो अब आगे चलते हैं। और क्या किया? कुदाल का प्रयोग होने लगा। भाई ऐसी उबड़ खाबड़ जगह जैसे पर्वत है, तो वहां हल चलेगा क्या? वहां हल नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें वहां पर पहाड़ों पर क्या करना पड़ेगा? कुदाल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा कुएं, तालाब, नहरें भी बनाई गई सिंचाई के लिए। ये सारे इस टाइम पीरियड में हुए।
इसी वजह से प्रोग्रेस हुई। फॉर एग्जाम्पल सुदर्शन झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर क्वेश्चन खूब ज्यादा बार पूछा गया है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, लेकिन उसका बांध टूट गया, तट जो है पानी खूब बाहर आ रहा है। रुद्रदामन जो शक शासक हुए दूसरी शताब्दी ईस्वी, ध्यान से सुनना, शक शासक रुद्रदामन जिनका पहला अभिलेख है, संस्कृत का प्रारंभिक अभिलेख है, उनके द्वारा जो है इसको ठीक करवाया गया और उसके लिए जनता से पैसा नहीं लिया गया। अब बात करते हैं, जब इतना सब कुछ हो गया, कुदाल आ गया, हल आ गया लोहे का, पानी आ गया, सिंचाई के साधन हो गए, तो क्या गरीब अमीर हुए? क्या समाज में कोई गरीब हुआ? क्या समाज में कोई अमीर हुआ? क्या समाज में भिन्नता आई? क्या जैसे हड़प्पा सभ्यता में आपने पढ़ा था कि हमें पता नहीं चलता, समाधियों में कोई खास चीज हमें मिली नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ हम पढ़ पाते हैं। हमें बौद्ध ग्रंथ जो है, पाली भाषा के ग्रंथ हैं, तमिल भाषा के ग्रंथ हैं, जो स्पष्ट बता देते हैं कि गहपति आ गया, यानी बड़ा जमींदार, बड़े किसान, वेल्लालर, हलवाहा, अणिमई, छोटे जो है दास, यह सब हो गए, यानी कैटेगरी जो है उनकी अलग होने लगी। तो इस प्रकार से समाज में वेल्लालर, बड़े जमींदार आ गए, हलवा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, उल्वर से क्या समझते हो? हल चलाने वाला उल्वर कहलाता है, ठीक है। और वर्ग भेद हुआ, वर्ग भेद के पीछे कारण क्या था? भाई मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, मेरे पास सिंचाई की व्यवस्था है, मेरे पास हल है, मेरे पास मजदूर है, यानी टेक्निकल भी मैं एकदम साउंड हूं और लेबर भी मेरे पास खूब है, तो और जमीन तो है ही, तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगी। तो यही कारण था। क्या कारण था? अरे थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, भूलना सब भूलते हैं, मैं भी भूलती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं भूल जाती, लेकिन हम उसको बार बार रिवाइज करते, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, है ना। बार बार पढ़ोगे, जहां पर भूल रहे हो उसको छोटे छोटे पॉइंट को डायरी में लिखोगे और वह शब्द बैठकर याद करो। आपने याद कर लिया, अब आप उसको बोलकर देखो कहाँ भूल रहे हो, वहां पर नोट करो, किताब से खोलो और उस एक शब्द को उठाकर लिख लो। अब खाली वो शब्द याद करो, इस प्रकार से आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। क्या गृहपति क्या होता था? घर का मुखिया होता था और वह जो भी जमीन है उसका, उसके जो साधन है उसका प्रयोग करता था। अब बात करते हैं हम भूमिदान की, नया टॉपिक शुरू करते हैं, भूमिदान। क्या भूमिदान कब शुरू हुआ? ईसा की प्रथम शताब्दियों से भूमिदान। भूमिदान किसे दिया गया? तो भूमिदान या तो ब्राह्मणों को दिया जाएगा, या धार्मिक संस्थाओं को दिया जाएगा, या हम कहेंगे कि धार्मिक कोई मंदिर बन रहा है, हम देखते हैं मंदिर कैसे बनता है, मंदिर दान से ही तो बनता है, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए। सबसे हमें पुराने जो ये भूमिदान के बारे में पता चलता है वह तांबे का, ये ताम्रपत्र है, या क्या है? ताम्रपत्र, तांबे की प्लेट पर लिखा हुआ मिलता है। ताम्रपत्र से हमें भूमिदान के बारे में पता चलता है, यह ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हमें पता चलता है, प्रारंभ में किसमें भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में ही मिलते, फिर धीरे धीरे यह दूसरी भाषाओं में भी जो है मिलने लगते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दानात्मक अभिलेख किसे कहा गया? जो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए, जैसे कोई मूर्ति स्थापित करी, ये मूर्ति किसने स्थापित करी थी? हमने पढ़ा है, जो स्वर्णकार धर्मक की पत्नी थी उसने ये मूर्ति बनवाई। मान लो मैंने एक मूर्ति बनवाई, ठीक है, दान दिया, पैसा दिया, तो यहां पर मैंने मेरा नाम लिखवा दिया, उसी को कहते हैं दानात्मक अभिलेख। एक कोई औरत है, वो धार्मिक महिला है, वो मूर्ति बनवा रही है, पैसा दे रही है, तो नीचे उसका नाम आ जाता था, स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया। तो हमें इससे उसके प्रोफेशन का भी ध्यान पड़ जाता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अग्रहार कहते ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता वाकाटक वंश की शासिका थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, लेकिन इसका विवाह वाकाटक वंश में हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाकाटक वंश की शासिका थी, यहाँ पे कभी पूछ रहे कौन थी, कभी पूछ रहे कहाँ की शासिका थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका विवाह वाकाटक वंश में हुआ। इसने गांव दान दिया था। अब हमने तो पढ़ा है कि भाई महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं था संपत्ति पर, तो इसने दान कैसे दे दिया? अगर क्वेश्चन आता है प्रभावती गुप्ता ने दान कैसे दिया जबकि महिलाओं को हिंदू मनुस्मृति में और धन पर अधिकार ही नहीं दिया, तो एक चीज तो आप यह बताओगे कि धर्मशास्त्र सभी जगह लागू नहीं होते थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जगह जो है लागू हो, सभी जगह लागू नहीं। धर्मशास्त्र जो होते थे, उनके जो नियम है वह सभी जगह लागू नहीं होते थे। उस समय इतना संचार नहीं विकसित है कि एकदम पूरा एरिया कंट्रोल में रहे, ऐसा नहीं था। और दूसरा, ये रानी थी भाई, रानी तो अपवाद है, रानी हर एक व्यक्ति रानी थोड़ी है ना। तो रानी है तो उसके पास कुछ खास अधिकार थे और इसीलिए उसने जो है यह दान में दिया था। हाँ बिल्कुल, चलो आगे चलते हैं। प्रभावती गुप्ता ने दंगुन गांव दिया, इसमें हमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसने कह दिया कि जब गांव दान में दे दिया उसके बाद वहां पर कोई भी अंग्रेज अधिकारी एंट्री नहीं करेंगे, नया जो है हेड रहेगा, सभी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे।
तो इस दंगुन गांव के बारे में बताया। अब क्वेश्चन आता है भूमिदान क्यों किया गया, क्यों भूमिदान किया, राजाओं ने भूमिदान क्यों किया। देखो एक भूमि मेरे पास है ना, और आप वहां पर काम करने आ रहे हो, मान लो एज अ कृषक, तो आप उस पर ज्यादा दिल से काम नहीं करोगे क्योंकि आपको सिर्फ लेबर मिल रही है। और अगर मैं कह दूं ये भूमि तुम्हारी हुई, ये भूमि का टुकड़ा तुम्हारा हुआ, तुम मुझे महीने के महीने ये इतने रुपए फिक्स हैं वो दे देना, तो आप उसमें बहुत अच्छे से खेती बाड़ी करोगे क्योंकि अब वो जमीन आपकी है। तो ऐसा कहा जाता है। अलग अलग राइटर्स है जिनके अलग अलग विचार है। क्या बता रही हूं, इस पर बहुत विवाद है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद है। सभी विद्वान जो है अलग अलग विद्वान और अलग अलग थॉट्स है, अलग अलग विद्वान है और उनकी अलग अलग क्या है, अलग अलग सोच है। कुछ विद्वान कहते हैं कि कृषि को नए क्षेत्र में विकसित करने की रणनीति, ताकि बढ़िया खेती बाड़ी हो सके। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं नहीं, राजा कमजोर हो गया, अब उसके पास ताकत तो है नहीं, जैसे एक बूढ़ा आदमी है, उसके पास धन तो खूब है लेकिन ताकत नहीं है, वह चाहता है कोई मेरी सेवा करे तो थोड़ा धन इसे दिया, थोड़ा धन इसे दिया, अब उसके बच्चे उसकी अच्छी सेवा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कुछ विद्वान कहते हैं इस समय में राजनीतिक प्रभुत्व जो है वो डाउन हो गया और इसी वजह से सामंतों पर दुर्बल हो गया, तो सामंतों को अब वो अपना समर्थक बनाना चाहता है। बात समझ में आ गई क्या। अगर नींद आती है तो चलते हुए पढ़ो, घूमते फिरते हुए पढ़ो, रोटी कम खाओ, लिक्विड ज्यादा पियो, गर्म कुछ चाय कॉफी जो भी आपको पसंद है, दूध वह पियो, और इस प्रकार से एकदम बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाई करोगे। अब बात करते हैं, तीसरा कहता है कि राजा अपने आप को उत्कृष्ट स्तर का, अगर मैं किसी को कुछ दूंगी तो वह मुझे बहुत अच्छा मानेगा, है ना। हम किसी को खिलाते हैं तो हमारी वो प्रशंसा करता है, तो राजा दान दे रहा है ताकि एकदम बढ़िया सभी लोग करे, अरे वाह कितना दानी राजा है। अपने आप को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। अब बात करते हैं हम, देखो हर्षचरित, हर्षचरित के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन आएगा, है ना। हर्षचरित जो है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। यहां पर यह क्वेश्चन बन रहा है, बाण भट्ट ने लिखी है, 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। हर्षचरित कहाँ, हर्षवर्धन कहाँ का राजा था, कन्नौज का राजा था, यह ध्यान रखो, है ना। और इसी के साथ साथ इसने 7वीं शताब्दी ईस्वी का टाइम पीरियड दिया हुआ है, और बाकी यहाँ पर जो है इसके बारे में बताएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेकर आई थी, फटाफट से शुरू करोगे। क्वेश्चंस जो है फरवरी में एग्जाम है, अभी एक भी चैप्टर हाँ नहीं है, एंड फरवरी में एग्जाम है, बिल्कुल 100%। देखो यहाँ तो हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से, लेकिन आप अगर ऐप के माध्यम से पढ़ोगे तो सारा चैप्टर फटाफट से हो जाएगा, है ना। पीछे चलते जाए तो पढ़ा याद होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुशी शर्मा बिल्कुल ठीक लिखा है ना। हाँ एकदम साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति था, सरदार के बारे में राइट बताना है। मैंने आपका जो है टाइम स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से जो है आपको बताना है कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति था, उसके बारे में स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ के बताओ, फटाफट से नहीं, आराम से। विशेष अनुष्ठान करता था, स्थायी सेना रखता था, युद्ध के समय लीडरशिप करता था, विवादों के समय भूमिका निभाता था। क्या क्या इसका राइट आंसर है आपका जो है इसमें बताना है कि सरदार के क्या क्या गुण थे, वो इनमें से कौन सा काम करता था। उचित कथन क्या बताना है, राइट स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि वह क्या क्या कार्य जो है करता था, इनमें से और कौन सा नहीं। टाइम हो गया है आपका। विशेष अनुष्ठान, यस, सेना नहीं रख सकता, वह युद्ध के समय लीडरशिप करेगा, भूमिका विवादों में भी निभाएगा, ना तो कर और ना ही सेना, दो चीज नहीं आएगी। यानी आपका बी आंसर नहीं आना चाहिए। इसमें बी आ गया तो इसको छोड़ देंगे, इसमें 2 ही ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है। सी आंसर आपका राइट है। तो राइट आंसर क्या है भाई, राइट आंसर सी कर देती हूँ। शो रिजल्ट 95%, वेरी नाइस। खुशी शर्मा सबसे बढ़िया खुशी दी है आज खुशी शर्मा ने, वेरी गुड। खुशी शर्मा नंबर 1 पे, कॉन्ग्रेचुलेशन। दिव्या जी 2nd नंबर पर, क्या बात है, वेरी नाइस दिव्या, एक्सीलेंट बच्चा। मनीष जी 3rd नंबर पर, देव धाकड़ साहब फिर से धाकड़ जी बोर्ड पर, लक्ष्मी भी, करिश्मा भी, क्या बात है, सारी गर्ल्स जो है बोर्ड पर आकर अपना अधिकार जमा कर बैठ गई है, बहुत बढ़िया। बॉयज क्या कर रहे हो, फटाफट से अब की बार आपकी बारी होनी चाहिए। खुशी, दिव्या, लक्ष्मी, करिश्मा, 4 लड़कियों के इस बोर्ड पर रिजल्ट है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कई डैश शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र, कौन से शासक थे जिसने देवपुत्र लगाया, राय, गजपति, सुल्तान या कुषाण शासक, कौन से शासक थे ये बोर्ड सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओगे फटाफट से। आपका टाइम जो है स्टार्ट कर देती हूं मैं। चलिए टाइम दे दिया है आपको, बताओगे। मैनी रूलर्स ऑल्सो पुट द टाइटल ऑफ देवपुत्र इन फ्रंट ऑफ देयर नेम्स, कौन से शासक थे भाई। हाँ तुषार, रामपाल, करिश्मा, खुशी, यूपीएससी लवर, मास्टर, दिव्या जी, राजनंदिनी, अशोक, वेरी नाइस बच्चा। फटाफट से बताओगे यहाँ पर कौन से शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया, राय, गजपति, सुल्तान या कुषाण शासक।
जिनके द्वारा देवपुत्र की उपाधि को ग्रहण किया गया था। चलिए टाइम हो गया है, राइट आंसर है डी। तो राइट आंसर क्या है? डी। और शो रिजल्ट फटाफट से। व्यू लीडर बोर्ड, तुषार सैनी एक्सीलेंट, वेरी नाइस बच्चा, तुषार सैनी आ गए हैं फर्स्ट नंबर पर। पांडे जी क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन पांडे जी सेकंड नंबर पर। खुशी अभी भी बोर्ड पर कायम है थर्ड नंबर पर। यूपीएससी मास्टर भी मेरे पास आ गए नंबर 4 पे, बहुत बढ़िया। आरसी जी और देव धाकड़ साहब एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर आपके रहे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसने करी? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में है, कौन सी भाषा में है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फटाफट से बताओगे कि बाणभट्ट है आंसर, हरिशेन है, कलहण है या शूद्रक है? राइट आंसर कौन सा है भाई? अशोक जी, राजनंदिनी, खुशी, यूपीएससी स्मार्ट, तुषार, आरसी जी, फटाफट से बताओगे क्या इसका सही आंसर? ये आपका टाइम हो गया पूरा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई थी। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में हमें बताती है। चलिए रिजल्ट देखते हैं लीडर बोर्ड पर। यस, यूपीएससी मास्टर नंबर 1 पे, वेरी गुड। खुशी शर्मा अभी भी कायम, नंबर 2 पे आ गई है खुशी, एक्सीलेंट। पांडे जी थर्ड पर, निर्वेश जी फोर्थ पर, रामपाल सिंह फिफ्थ पर और ज्योति कुमारी बहुत बढ़िया 6 नंबर पर ज्योति कुमारी जो है वह रही है, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किस शासक के द्वारा करवाया गया? ये स्टार्ट कर दिया है पोल मैंने, फटाफट से क्वेश्चन बताओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा हुआ है बोर्ड में भी और सीयूईटी में भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में सुदर्शन झील जो थी उसको ठीक किसने करवाया, रिपेयर? समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, कुमारगुप्त या सम्राट अशोक के द्वारा जो है किया गया। हाँ फटाफट से, अंबेडकर जी, खुशी जी, यूपीएससी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी, रामपाल जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुजाता, पायल, फटाफट से बेटा जवाब दोगे क्या आंसर है? अब मैं बताती हूँ। रुद्रदामन जो शक शासक हुए उनके द्वारा सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण करवाया गया, यानी बी जो है आंसर सही है। 97%, वेरी गुड। अरे वाह, विनीता कुमारी जी नंबर फर्स्ट, क्या बात है विनीता जी, वेरी नाइस। महिपाल जी, सभी नए बच्चे इस पर टारगेट 95 नहीं 95 नहीं 100 पे आप आ सकते हो, वेरी गुड महिपाल। यूपीएससी मास्टर थर्ड नंबर पे फिर से एक्सीलेंट। पायल भी आ गई है फोर्थ नंबर पर, निर्मेश जी फिफ्थ पर, शिवानी कुमारी एक्सीलेंट बच्चा, शिवानी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप भी यहाँ पर लीडर बोर्ड पर लीड कर रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित शासकों में से किसने देवपुत्र की उपाधि धारण करी? है सीयूटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओगे कौन से शासक थे जिनके द्वारा देवपुत्र की उपाधि जो है वह धारण की गई? आपका टाइम जो है मैंने शुरू कर दिया है, टाइमर ऑन हो गया है। टाइटल बताना है कौन से ऐसे शासक थे? देव धाकड़ जी, तुषार, राजनंदिनी, खुशी, आरसी जी, यूपीएससी जी, फटाफट से बताओगे। मनीष जी, रामपाल जी, राजनंदिनी, हाँ क्या आंसर सही है? कौन से शासक थे जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि या भगवान के पुत्र की उपाधि, या अभी बोर्ड सीयूटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो सीयूटी का लेवल जो है आपको इससे आइडिया हो जाएगा। चलिए किसने उपाधि धारण करी थी? तो कुषाण शासक जो है वह इसका राइट आंसर है और डी इसका राइट आंसर है। शो रिजल्ट, यस, आंसर में सबसे पहले आ गए यूपीएससी मास्टर, वेरी गुड, सिर्फ 3 सेकंड में इनका जवाब आ गया। तुषार सैनी जी सेकंड नंबर पर, निर्मेश जी थर्ड नंबर पर, खुशी वेरी गुड फोर्थ नंबर पर, पांडे जी फिफ्थ पर और देव धाकड़ साहब, वास्तव में धाकड़ आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर। चलो आगे चलते हैं। यह भी सीयूटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजा और प्रजा के संबंध उल्लेखित नहीं है, कहां पर उल्लेखित नहीं है? राजा और प्रजा के जो संबंध है वह कहां पर हमें नहीं प्राप्त होते? द रिलेशन बिटवीन द किंग एंड द सब्जेक्ट्स इज नॉट मेंशन्ड इन, बताओगे कहां पर नहीं मिलते हैं हमें? लिटरली सोर्सेज, साहित्यिक सोर्स है, अभिलेखों में, रिकॉर्ड्स में, हस्तलेख जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है और धर्मसूत्र। बताओ कहां पर हमें जो हाथ से लिखे हुए जो हैं राजा और प्रजा के बीच के संबंध कहां पर नहीं मिलते? साहित्य में मिलते हैं, अभिलेख में मिलते हैं, हस्तलेखों में और धर्मसूत्रों में। चलिए समय पूरा हो गया है। हमें अभिलेखों में, अभी हमने क्या पढ़ा? अभिलेख राजा लिखवाते थे और राजा उसमें यह नहीं बताते थे कि जनता कैसी है, हमें कुछ किताबों से पता चलता है। तो राइट आंसर बी जो है उससे पता नहीं चलता। बहुत इधर उधर हो गए बच्चे, क्या बात है, चलो कोई बात नहीं। तुषार जी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिर से फर्स्ट नंबर पे। पांडे जी सेकंड नंबर पे, निर्मेश जी थर्ड नंबर पे, अंजलि गुप्ता फोर्थ नंबर, भूपेंद्र फिफ्थ नंबर और अलका बिश्नोई, बहुत बहुत बधाई अलका बेटा,
आप भी यहाँ पर लीडर बोर्ड पर आ गई हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सभी ने जवाब अच्छे से। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 में। चलो, धान की रोपाई कहाँ होती थी यह बताना है। क्या पूछा? धान की रोपाई के लिए क्या राइट स्टेटमेंट है। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, पढ़ोगे फटाफट से जवाब भेजोगे। जहाँ पानी खूब हो वहीं पर क्या धान की रोपाई होगी? जहाँ पहले बीज अंकुरित करेंगे फिर खेतों में डालेंगे, जहाँ पानी कम हो वहां पर, या जहाँ प्रकाश ज्यादा पड़ता हो वहां पर। इन चारों में से राइट कथन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वह आपको चूज करके बताने हैं। अभी पढ़ाया है मैंने आपको, धान की रोपाई हर जगह नहीं हो सकती, कुछ खास उसके लिए शर्तें थी। वह कौन कौन सी बातें थी? यह हो गया आपका टाइम जो है खत्म। चलो, अब मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। सबसे पहला, पानी बहुत होना चाहिए। पहले अंकुरित करेंगे बीज, फिर उसको रोपाई करेंगे। पानी कम हो, प्रकाश का कोई लेना देना ही नहीं था। तो ए और बी जो है वह आपका राइट आंसर है, यानी डी जो है वह राइट आंसर। देखती हूं मैं किस किस बच्चे ने डी आंसर दिया है। शो रिजल्ट, व्यू लीडर बोर्ड। यस, निर्मेश जी, एक्सीलेंट, बधाई हो निर्मेश जी, बहुत बढ़िया। तुषार सैनी जी अभी भी सेकंड नंबर पर, वेरी गुड। खुशी अभी भी लीडर बोर्ड पर, बहुत बढ़िया। यूपीएससी मास्टर राजनंदिनी भी आ गई है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और अशोक पारिक जी, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, आपने भी सही, बहुत जल्दी जो है आंसर सही दिया है। चलो, अब बताओगे 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग कौन करते थे, है ना। हमने पढ़ा कि कुछ लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। तो यहां पर मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रही हूं, आपको सही आंसर बताना है। उपमहाद्वीप के पश्चिम में रहने वाले, उपमहाद्वीप के दक्षिण में रहने वाले, पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले, इसमें से आपको बताना है सही आंसर जो है वह कौन सा है। तो यहाँ पश्चिम में रहने वाले करेंगे, या पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले करेंगे, या दक्षिण में रहने वाले जो है वह इसमें करेंगे। फटाफट से आंसर बताओगे। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ, कार्तिकेय जी, पलक जी, निहारिका, राजकुमार जी, सभी बच्चे आंसर बिल्कुल ठीक। टाइम हो गया है आपका। चलो, हमने क्या देखा, उपमहाद्वीप के जो हम देखते हैं कि पूछा है कि कुदाल का प्रयोग कौन करते थे। तो पर्वतीय क्षेत्र में हल नहीं चल सकता, तो पर्वतीय क्षेत्र में जो है कुदाल का प्रयोग किया जाता था। और इसी के साथ साथ आपको बताना है कि भाई उपमहाद्वीप के पश्चिम में रहने वाले करेंगे। कौन से लोग करेंगे? यस, सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, बिल्कुल ठीक है। बी जो है आपका सही आंसर है। सी और जो डी है, पूर्वोत्तर भाग में रहने वाले लोग जो है वह करेंगे। तो बी पे टिक कर दूं क्या? चलो, बी पे टिक करती हूँ। राइट आंसर क्या है? व्यू बोर्ड। यस, आयुष जी, क्या बात है, इस बार आयुष जो है यहाँ पर आ गए हैं व्यू बोर्ड पर, लीडर बोर्ड पर। पांडे जी यस, सेकंड नंबर पर। आरसी बेटा, ज्योति जी, अंबेडकर जी और राजनंदिनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। इसका सही आंसर आपने दिया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा में गपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों के लिए किया गया? फटाफट से बताओगे कौन सी भाषा है जिसमें गपति शब्द का। चलो टाइमर शुरू कर दूं। ये हो गया आपका, टाइमर शुरू हो गया है। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड जमींदार? कौन सी भाषा में जमींदारों के लिए, छोटे किसानों के लिए कौन सा शब्द, गपति शब्द का जो है, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या अरेबिक भाषा है, कौन सी भाषा में जो है इसका प्रयोग किया गया है? आंसर देना है। आप सभी आंसर सही दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे। इस बार लगता है सारे 100 में से 100 जो है सही आंसर जाने वाले, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन पर आ रहा है ज़्यादातर बच्चों का एकदम ठीक आंसर आ रहा है और बिल्कुल ठीक आंसर है। यस, चले देखते हैं यहाँ पर सही जवाब किसने दिया है, कितने परसेंट। 84% लोग जो है वह सही जवाब दे रहे हैं। यस, तुषार सैनी एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। निर्मेश जी अभी भी सेकंड पर आ गए, वेरी गुड। यूपीएससी जी थर्ड नंबर पर। खुशी अभी भी लीडर बोर्ड पर कायम। फोर्थ नंबर पर, 5वां स्थान देव धाकड़ साहब और 6ठा स्थान आया है लक्ष्मी सोनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही आंसर जो है आपका है। चलिए एक क्वेश्चन जो है वो और ले लेती हूँ। तमिल संगम साहित्य जो है उसमें, तमिल संगम साहित्य जो है उसमें वर्गों की विभिन्नता के संबंध में सही कथन आपको बताना है। क्या वर्गों की भिन्नता भूमि के स्वामित्व पर आधारित थी, क्या श्रम पर आधारित थी, क्या जाति पर आधारित थी, या नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर आधारित थी? टाइमर ऑन कर रही हूं मैं आपका, स्टार्ट कर दिया है मैंने पोल। आपको बताना है कि जो ये वर्ग बने, हमने पढ़ा ना संगम साहित्य में अलग अलग वर्ग बनने लगे, तो वर्गों की जो भिन्नता थी वह किस पर आधारित थी? श्रम पर आधारित थी, भूमि के स्वामित्व पर आधारित थी। ए सही है, बी सही है, सी सही है,
या डी सही है, यह बताना है आपको। ABCD में से तमिल संगम साहित्य में जो हमने पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे एक ही जवाब, वेरी गुड। यह मजा तब आता है जब सभी बच्चे सही जवाब दें, या सभी बच्चों का सही, एक आध बच्चे जो है गलत दे रहे, बाकी सबका सही आंसर आ रहा है। चलो टाइम आपका हो गया है, अब इसमें देखते हैं। वर्गों की भिन्नता भूमि के स्वामित्व पर थी। हाँ, जिसके पास बड़ी भूमि होगी वो पैसे वाला होगा, है ना। और श्रम पर आधारित, यस, अगर मेरे पास बहुत सारा लेबर होगा तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगी, तो श्रम आएगा, भूमि का स्वामित्व आएगा। और टेक्नोलॉजी, अगर लोहे का हल नहीं हुआ तो कैसे काम होगा, है ना। तो यह भी सही आंसर है, जाति का कोई यहां पर रोल नहीं था। तो A, B और D जो है वह आपका सही आंसर है। राइट आंसर क्या हो गया, C जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। देखती हूँ कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। यस, अंजलि गुप्ता, एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, बहुत ही बढ़िया, आपने शानदार जवाब दिया। सेकंड नंबर पर रहे तुषार सैनी जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। राजनंदिनी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेहनत कर रहे हो। राजनंदिनी रेगुलर स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ रही है और 100% अच्छा रिजल्ट आने की जो है उम्मीद है। उसके बाद में बात करते हैं खुशी। यस, यूपीएससी जैसे क्वेश्चन हो गए, क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी जैसे क्वेश्चन हो गए तो चलो। और राजनंदिनी थर्ड नंबर पर, वेरी गुड। खुशी भी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और रेगुलर क्लास में पढ़ाई कर रही है और उम्मीद है मुझे पूरी अच्छे नंबर लाने की। दिव्या बहुत शानदार स्टूडेंट, वेरी गुड, रेगुलर स्टूडेंट। देखो, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं वो बहुत अच्छे से जो है अपना रिजल्ट निकालते भी हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं निर्मेश जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो उत्कर्ष का जो अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो महा ऑफर दिया जा रहा है उसके माध्यम से, देखो यहाँ पर तो हम थोड़ी थोड़ी क्लास आती है आपकी, और कब कोर्स पूरा होगा, अभी तो सेकंड चैप्टर चल रहा है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100, यस, खुशी ने लिख दिया है, प्रॉमिस माँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप लगातार पढ़ाई करना चाहते हो और बड़े क्वेश्चन भी स्टडी करने में टाइम लगा है, ये तो हाँ बहुत बढ़िया, तो भी हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छे से पोल क्वेश्चन जो है उसको करके आप अपनी प्रैक्टिस मजबूत करिए। और यह बहुत अच्छा ऑफर जो है अभी चल रहा है, इस ऑफर का फायदा उठाइए और बहुत अच्छे से अपनी सभी सब्जेक्ट की तैयारी को मजबूत कीजिए। सभी सब्जेक्ट में अभी 13 से 15 अगस्त तक की सेल लगाई गई है, उसके द्वारा आप अपना कोर्स, अपने भाई बहन को, छोटी क्लास है अगर उसकी 6 से 8 तक, 12 तक, तो उसके लिए भी आप उसको जो है सजेस्ट कर सकते हैं। उत्कर्ष के अंदर बहुत शानदार पढ़ाई करवाई जा रही है। और इसी के साथ अगर आपका सपना CUET है, आपका सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU में जाने का है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का है, तो लगातार बच्चे उत्कर्ष के माध्यम से वहाँ पहुँचे हैं। तो अपने सपने को साकार करने के लिए इस जो ऑफर का लाभ उठाइए। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी, धन्यवाद।